सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो और बियॉन्ड द साइंस सीरीज के आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बट गाइस मैं क्या करूं, लिटरली मैं नींद से उठ के वापस से काम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस को कवर किया है, नींद पूरी नहीं है, स्टिल मैं इस वीडियो को तुम्हारे लिए बना रही हूँ। एंड गाइस आई डोंट नो इसकी ड्यूरेशन कितनी होने वाली है, जितना यार फिलहाल मेरे में ताकत मैं बना रही हूँ। चलो फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चैनल पे अगर नए हो, वीडियो पे पहली बार क्लिक किया है, पहली बार मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो शायद ही तुम्हें किसी और चैनल पे देखने को मिले। अब मुझे शौक है पंगे लेने का, इसलिए अब तुम्हें ये सीरीज देखने को मिल रही है। बट आई रिक्वेस्ट यू कि तुम इससे पहले जो इसके प्रीवियस के 8 पार्ट्स है उन्हें जाके देख लो, बिकॉज यहाँ बीच की खिचड़ी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। अच्छा देख लिया है तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए और तुम गेस वर्क करते ना फिरो। सो हुआ यूँ कि अपना जो वांगलिन है, मेरा मतलब अपना जो ज़ूकिंग है, यार थोड़ा सा याद दिला देता है। वो क्या करूँ मैं, उसी के यूनिवर्स का है। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो फाइनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर लेता है। क्या कमाल तरीके से ब्रेक थ्रू करता है कि भाई आसपास के लोगों को भी खबर लग जाती है। लेकिन यहाँ जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लोगों को जहाँ पे रहने के लिए जगह और जिन लोगों के बीच में इसका उठना बैठना होता है ना, बंदे को वो जगह बरास नहीं आती है। वो वापस से उसी जगह पे लौट जाता है जहाँ से वो बिलोंग करता है। मतलब काफी डाउन टू अर्थ है और इसके पीछे काफी सारी चीजें हुई है। अगर वो तुम्हें डिटेल में जानना है तो गाइस जाके प्रीवियस वीडियोस देख लो, वो फिर मैंने किस लिए बनाया। अगर मैंने सभी यही बताना होता, जाके देख लेना, कुछ मजा बहुत आने वाला है। और बस यही से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ हम कैप्टन और जान संग को देख पाते हैं, जहाँ पर दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान जान संग जो कि यहाँ पे दूरबीन के जरिए से लड़कियों को देख रहा था, तभी यहाँ पे कैप्टन उससे दूरबीन छीन लेता है। और जब वो देखता है तो ज़ूकिंग ऐसे ही और चल के आ रहा था और कैप्टन उसे देख कर ना काफी ज्यादा प्राउड भी फील करता है और जान संग से कहने लगता है कि जरा देखो तो अपना छोटा भाई ब्रेक थ्रू कर चुका है यार, इतने कम उम्र में, वो भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे। तो बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। यहाँ पे जान संग को पता नहीं था कि ज़ूकिंग इसी और आ रहा है, तो वो कहने लगता है कि हाँ अब तो वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और प्रॉबेबली लड़कियों के बीच में मजे कर रहा होगा और स्पेशली अपने पर्पल रोब को पहन कर ना सबके सामने रोब झाड़ रहा होगा। जिस फिर कैप्टन हंसते हुए कहने लगता है कि तुम अपने छोटे भाई को अभी तक समझ नहीं पाए हो। जिसमें वो कहने लगता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो पागल थोड़ी है कि यहाँ पर सादे कपड़ों में घूमता फिरेगा, अपनी ऑर्डिनरी से जिंदगी जिएगा। जिसपे कैप्टन कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं, जिसपे जान सान भी एकदम छाती चौड़ी करके ना सब कुछ सामने रख देता है और अगले ही पल जैसे ही शर्त हार जाता है तो भाई ये कोने में रो रहा था। उसे रोता हुआ देख कर ना ज़ूकिंग कहने लगता है कि क्या हुआ, कैप्टन ने तुम्हें फिर से ट्रिक किया। जिसपे वो कहने लगता है कि ये कब छोड़ता, ये एक नंबर का चालाक है, ये कभी किसी को छोड़ता भी है। और वैसे ये बताओ आखिर तुमने पर्पल रॉक को क्यों नहीं पहना। जिसपे वो कहता है कि वो मुझे सूट नहीं करता और ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो, आपने भी तो नहीं पहना है। जिसपे कैप्टन कहने लगता है कि हाँ तुमने साबित कर दिया कि भाई तुम हम दोनों से बिलोंग करते हो। वैसे भी ये जो दिखावे करते हैं ना पर्पल रोब पहने हुए, इनका बस चले तो ये लोग अपने दिमाग में भी पर्पल रोब पहन ले, लेकिन सही मायने में जिंदगी का मजा तो हम जैसे लोग लेते हैं जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में होने के बावजूद भी ग्रे रोब में घूमते हैं ताकि जिंदगी का मजा ले पाए, लोगों के बीच घुल पाए। अब यहाँ पे कैप्टन की बात सुनने के बाद ज़ूकिंग पूछने लगता है कि क्या मेरी धर्मा बोर्ड रेडी है। जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, पता नहीं कितने साल पहले शायद मैंने उसे रिपेयर कर लिया था, तुम तो इतना लेट आ रहे हो। अब ये कहते हुए उसे उसका वेसल दे देता है। अब ये वेसल देख कर ना ज़ूकिंग खुद भी हैरान था। तो यहाँ पर उसके बारे में वो बताते हुए कहने लगता है कि असल में वेसल इसका 3rd फॉर्म है, यानी कि जो तुम्हारी धर्मा बोट है वो अब टायर 3 में पहुंच चुकी है, जैसे कि बहुत ही एडवांस शिप मानी जाती है। यहाँ पे कैप्टन बताने लगते हैं कि और हाँ तुम्हें तो मुझे स्पेशली थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हें पता है जो जूइंग का फ्लैश है ना, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा ना इस धर्मा बोट में यूज हुआ है, जिसके चलते ये बहुत ही अच्छे से अटैक और डिफेंस कर पाएगी। तो बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तो मुझे याद हो गए। जिस पर ज़ूकिंग कहने लगता है कि जब आप जूइंग फ्लैश को कलेक्ट करने गए थे मैंने आपको गार्ड किया था। अब ये सुनकर कैप्टन की बोलती बंद हो जाती है। तभी साम से बताने लगते हैं कि तुम्हारी ये जो शिप है ना, नई अपग्रेड जो बोट है, इसके काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे सीक्रेट्स हैं और जिन्हें कि तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जो कि आगे काम आएगा। अब ज़ूकिंग उसे पैसे देने लगता है क्योंकि उसने इतनी अच्छी बोट को उसके लिए बिल्ड किया। लेकिन जान कहने लगता है कि यार आज तो डबल एंजॉयमेंट है, आज तो डबल सेलिब्रेशन होगा, इसलिए आज मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगा। जिस पे ज़ूकिंग हैरान था और कहने लगता है कि डबल सेलिब्रेशन। जिस पे जान बताने लगता है कि पहला ये कि तुमने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू किया, साथ ही तुम्हें प्रमोट भी कराया गया है, और दूसरा तभी कैप्टन बताने लगता है कि हाँ और वो ये कि सिर्फ तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला है बल्कि मुझे भी प्रमोशन मिली है। इसके बाद वो अपने डायरेक्टर का बैच दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा ये देखो। अब ये देखकर ज़ूकिंग उसे कैप्टन कहते हुए कांग्रेचुलेट करता है। अब कैप्टन कहने लगता है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, इसमें डायरेक्टर लिखा है। जिस पे ज़ूकिंग कहता है कि हाँ कैप्टन मुझे पढ़ना आता है। अभी यहाँ पे कैप्टन बताने लगता है कि अब हमारा अगला टारगेट लाइफ फ्लेम पे होना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर जिनके साथ लाइफ फ्लेम हो वो बाकी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर से बिल्कुल अलग ही लेवल पर होते हैं, उनका सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बात अगर प्रोफाउंड रेडिएंट स्टेट की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पे है। अब यहाँ पे इसकी बातें सुनकर ना ज़ूकिंग और यहाँ पे जो जांग सान है दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अब कैप्टन ज़ूकिंग से कहने लगते हैं कि जितना तुम्हारे अंदर ताकत हो ना पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुझ पे हमला करो। अब ज़ूकिंग तो रेडी हो चुका था, इसे बस कहने की देर थी। तभी यहाँ कैप्टन अपने कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी प्रोफाउंड
रेडियंट स्टेट में आ जाते हैं और यहाँ पे जूकिंग सीधा उसके ऊपर टूट पड़ता है। तभी कैप्टन उस सेब को हवा में उछालते हुए उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि तुम बहुत स्लो हो। और एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की जो लाइफ फ्लेम होती है वो काफी अमाउंट में पावर को कंज्यूम करती है और अगर जरूरत के वक्त इसे यूज किया जाए, रिलीज किया जाए, तो ये इतनी खतरनाक लेवल की कॉम्बैट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है कि वो इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड हो। और इसी चीज को प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट कहते हैं। इस दौरान कैप्टन की बॉडी से काफी अमाउंट में टेरिफाइंग सी पावर रिलीज हो रही थी और अगले ही पल यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कैप्टन भी अपने उस सेब को कैच कर लेता है। जूकिंग को समझ नहीं आ रहा था कि पलक झपकते आखिर उसके साथ हुआ क्या, कैप्टन ने क्या किया। अभी कैप्टन स्माइल करते हुए बताने लगता है कि डायरेक्टर जूकिंग, तुम्हें पता है अगर मैं चाहता ना तो तुम्हें इंस्टेंटली अभी मार सकता था। जिसके बाद वो काफी ज्यादा एक्स मारते हुए कहने लगता है कि एक फाउंडेशन कल्टीवेटर्स जिसने की अपने प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट को अनलॉक नहीं किया है वो मेरे सामने किसी बच्चे जैसा है। तभी यहाँ पैट्रिया को देख पाते हैं जो कि किताबें पढ़ रहा था और कहने लगता है कि क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी कैप्टन यहाँ से चला जाता है लेकिन जूकिंग को यही बात याद आ रही थी कि कैप्टन ने कहा कि अगर वो चाहता ना तो मुझे कब का मार देता। अब जूकिंग सवाल करने लगता है कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे पहुंच गया लेकिन फिर भी प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट के कल्टीवेटर के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाया, एक सेकंड के लिए भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पे जूकिंग समझ चुका था कि इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा तो फिर वो यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे वुल्फ भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड सिचुएशन में था और उसकी जो पॉइंट्स थे ना, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, वो बिल्कुल खाली हो चुका था, यानी कि नील बटे सन्नाटा। लेकिन जूकिंग फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल का यही रूल है। तो वो यहाँ से सीधा अपनी शिप की तरफ चला जाता है जहाँ पे फैट गाय ऑलरेडी उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद था। जिसके बाद वो उसे कांग्रेचुलेट करते हुए अपने दिल का हाल बताने लगता है कि यार जो सीनियर सिस्टर है ना, मैंने उनको खुश करने की बहुत कोशिश की, उन्हें काफी सारे रेयर ट्रेजर्स दिए लेकिन पता नहीं वो पहले जैसी खुश नहीं है। ये कहते हुए वो अपने पास से काफी सारा माल मटेरियल बाहर निकालता है और कहने लगता है कि मैंने सुना तुम्हारे पास स्प्रिट बीनीथ लैंप मौजूद है, तो बताओ आखिर तुम इसकी क्या कीमत दोगी। यहाँ पे जूकिंग वो लैंप निकालता है, उसे दे देता है और कहने लगता है कि जो ये तुमने दिया है ना ये इनफ है। अब तभी हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब वुल्फी मरने वाला था ना, तब यहाँ पे जूकिंग ने आकर उसकी मदद की थी। उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट को उसने थोड़ा बढ़ा दिया था जिसके चलते जो यहाँ पे एनाहिलेशन रिस्ट्रिक्शन था वो यहाँ पे ट्रिगर होते हुए भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है और यहाँ पे वुल्फी को वो अपने साथ ले जाता है, उसे ट्रीट करता है। तभी फैट गाय बताने लगता है कि जो लोग आजकल ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे पहुंचते ना, वो ज्यादातर यहाँ की जिंदगी छोड़कर सीधा माउंटेन में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर प्लेजर हॉल में सारा दिन बिताते हैं। जैसे जब वो लोग कमजोर हुआ करते थे, उनसे ताकतवर लोग उन पे हंसा करते थे, आज वो लोग भी वही बन चुके हैं। वो लोग अपने से कम लोगों को जिनके बीच से गुजर के ये आए हैं उन्हें कुछ समझते ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहे तो किसी की किस्मत को बदल सकते हैं, किसी एक की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कोई भी कोशिश नहीं करता। अब यहाँ पे पास्ट में जूकिंग उसकी मदद करते हुए मन में यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी किस्मत बदले, हमारी जिंदगी बदले और इसे हमें अपने हाथों से ही बदलना होगा और शुरुआत खुद से होती है। जिसके बाद जूकिंग खुद से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। तो वो यहाँ पर उसे वो जो 3 सीक्रेट टेक्निक्स मिली थी ना उन्हें बाहर निकाल लेता है, जिनमें जो फ्रेंडिश फायर सोल डिवोरिंग आर्ट थी ना वो उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसके लिए या तो तुम्हें सी बीस्ट या फिर जो फॉरेन रेसेस हैं उन सभी को हंट करना होगा, जिसके बाद उनकी सोल को रिफाइन करके तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। ये सबसे फास्टेस्ट वे है ब्रेक थ्रू करने का और साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक भी। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि खतरनाक काम तो जूकिंग को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो वो यहाँ पर सोल डिवोरिंग आर्ट को ही अब से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और इसे कल्टीवेट करने का जो पहला स्टेप है उसके लिए हमें जो फेंडिश फायर है ना उसे अपनी धर्मा अपर्चर्स में एक्टिवेट करना होगा। और ये जो फेंडिश फायर है ये एक अटैक टेक्निक के तौर पे भी सर्व कर सकता है। अब यहाँ पे जूकिंग निकल पड़ता है सी बीस्ट्स को हंट करने के लिए और जिसके बाद इनकी सोल को वो यहाँ पे अब्सॉर्ब करके एज अ फ्यूल के तौर पे उसे यूज करता है। अब यहाँ इनको निपटा कर इनकी सोल को एज अ फ्यूल की तरह यूज करने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर ना एक एक्सट्रीम फोर्स जनरेट होती है और इसी फोर्स के जरिए से जो धर्मा अपर्चर्स है उन्हें ओपन करने में सहायता मिलती है और जिसके बाद वो फाइनली अपनी थर्ड धर्मा अपर्चर को ओपन कर लेता है। अब तभी यहाँ पर उसकी कामयाबी को देखते साथ ही ये दोनों चमचे ना चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे शैडो और जो पैट्रियार्क है दोनों भाई उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, लेकिन जूकिंग कहने लगता है कि अब जबकि मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ तो तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो उनके ऊपर अपना प्रेशर डालने लगता है, जिसके चलते भाई दोनों उसके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर हम दिन रात कोशिश करेंगे ब्रेक थ्रू करने की, प्लीज हमें मत मारिए, अब से हम भी कल्टीवेट करेंगे, आराम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसमें जूकिंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोगों में क्या सुधार आता है, जो कमजोर होगा उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब जूकिंग समझ आता है कि उसे बड़े बड़े बीस्ट को निपटाना होगा क्योंकि जो सी कंडेंसेशन के सोल बीस्ट थे ना उनके जरिए से उसे बहुत कम पावर यानी कि सोल पावर मिल रहा था, तो वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सी बीस्ट को निशाना बनाता है। अब
यहाँ पे वो दोनों को सौंप देता है ये काम कि जाओ और जाकर मेरे लिए बड़े बड़े और ताकतवर बीस्ट का पता ढूंढ के लाओ। ये दोनों काम पे निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ पीक मास्टर अपने पैट्रियार्क से जाके मिलते हैं। यहाँ पे जो पैट्रियार्क है ना 7th पीक का, वो असल में जो पीक मास्टर है उनका फादर इन लॉ है। और वो कहने लगता है कि मेरे सामने इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बताओ आखिर बाहर सब कुछ कैसा चल रहा है, हमारे वॉर अफेयर्स किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो पैट्रियार्क यानी कि जो एंसेस्टर है वो असल में वाइट रिटर्निंग फर्स्ट स्टेज पे है और इसका नाम शिव लियांजी है। जिसके बाद दोनों यहाँ पे चेस बोर्ड खेलने लगते हैं और इस दौरान यहाँ पे पीक मास्टर अपनी सारी प्लानिंग को रिवील करता है, जहाँ वो बताता है कि मैंने इस खेल में काफी सारे सिपाहियों को उतारा है और मेरे जो हर एक प्यादे हैं वो अपने अपने रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले कर रहे हैं। पहले मैंने मेरफुल प्रिंस को और उसके जो लोग हैं उनके बीच में जो उनका ग्रज है उसे ग्रो करने दिया, जिसके बाद फाइनली हमें वो रीजन मिल गया कि जिसके चलते हम बिना किसी चीज की परवाह किए उन्हें मिटा सकते हैं। और फिर हमने उन्हें मिटा भी दिया। जिसके बाद हमने दूसरी चाल चली, उनके जरिए से हमने असली सांप को उसके बिल से बाहर निकाला, यानी कि सी कॉप्स क्लैन अब तक जो कि छिप के गेम खेल रहे थे, फाइनली इन लोगों ने सबके सामने गेम में एंट्री मार ही ली। और हमारा आखिरी चाल यानी कि हमारा मास्टर स्ट्रोक कि हमने यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड किया कि आप ब्रेक थ्रू करने में बिजी हैं। इसी के चलते मेरफोर्ड को ये हिम्मत मिली कि वो लोग पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम पे हमला करे, जिसके बाद उसके जरिए से हमने एक तीर से दो शिकार किए। सिर्फ मेरफोर्ड को पूरी तरीके से मिटा दिया बल्कि सी कॉप्स क्लैन को भी बहुत हद तक कमजोर कर दिया। हमें यहाँ पे पैट्रियार्क कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमने मेरफोर्ड रेस को पूरी तरीके से निपटा दिया है और जो 7 सेक्ट अलायंस ऑफ वांग यू है उन सबकी निगाहें अब हम पे आ चुकी हैं। अगर हमने सी कॉप्स क्लैन के अगेंस्ट जरा भी मूवमेंट की इतनी जल्दी तो ये सारी निगाहें जो बची कुछ है ना वो भी हम पे फिक्स हो जाएंगे और सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पीक मास्टर है वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो भी हमारे गेम का ही एक हिस्सा है, अगर वो देख रहे तो देखने दो ना। अब यहाँ पे पैट्रियार्क की बेटी यानी कि पीक मास्टर की वाइफ भी आ चुकी थी। उसे देखकर उसका फादर यहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम दोनों आराम से बातचीत करो, मैं बाद में मिलता हूँ। अब यहाँ जो पैट्रियार्क की बेटी जिसका नाम सू जियानकू है, जो कि असल में 7th पीक की डेप्यूटी पीक मास्टर भी है और सेकंड ट्राइब्यूलेशन नैनसेन सोल रेलम पे है, यहाँ आते साथ ही अपने हस्बैंड यानी कि पीक मास्टर से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने ऑलरेडी अपने 4th डिसाइपल को पिक कर लिया है, क्या ये बात सच है? जो सुन के वो स्माइल करता है। अब यहाँ ज़ूकिंग को हम देख पाते हैं जहाँ पे वो अभी भी जो बड़े बड़े बीस्ट थे ना उन सभी को यहाँ पे हंट कर रहा था, पर तभी एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सी बीस्ट को पैट्रियार्क अपने पीछे दौड़ा के ले आता है। ज़ूकिंग सीधा जंप करता है उसके ऊपर हमला करते हुए अपने उससे सीक्रेट डिवोरिंग आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए इसके सोल को डिवोर करने लगता है। लेकिन जैसे उसके ऊपर वो हमला कर रहा था ना तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पे पोइट्री गाते हुए एक जाइंट से स्वॉर्ड के जरिए से ज़ूकिंग के उस जाइंट से हाथ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ज़ूकिंग समय रहते हुए यहाँ से डॉज कर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये असल में एक एंशिएंट स्वॉर्ड का फ्रेगमेंट है जिसे कि मिस्टिक नीथर भी कहा जाता है और जिसके ऊपर यहाँ पे वो जियानवू सवार थी जो कि असल में 9th हाइनेस है इस फर्स्ट पीक की। और ये असल में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे है जिसका जो धर्मा अप्रेचर है वो ओपनिंग स्टेज पे है। यहाँ पे तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है और जो कि दिखने में कमाल का तो लग ही रहा था और काफी फनी वे में वो अपनी एंट्री मारता है। यहाँ पे उसने रेड ड्रॉप पहने हुए थे और ज़ूकिंग इसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये असल में फर्स्ट पीक का डिसाइपल है। और कमाल की बात ये है कि इसके पास कोई भी लाइफ फ्लेम नहीं है। ज़ूकिंग इसकी तरफ अपना निशाना साधता है क्योंकि वो समझ चुका है कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो जाइंट वेल था ना उसकी सोल को ये अपने पास रखते हुए यहाँ से डिसअपीयर होते हुए जाने लगता है और कहने लगता है कि दोस्त हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और यहाँ पे पोएटिक वे में ना वो अपनी बात कहकर जाता है जो देखकर ज़ूकिंग के तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वो पैट्रियार्क से पूछता है क्योंकि यही कहानियां वहानियां ज्यादा रीड करता है तो वो कहने लगता है कि असल में वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा है और एंड में उसने ये कहा कि वो दोबारा जरूर आएगा आपकी फिशेस को ऐसे चुराने के लिए, यानी कि आपके शिकार को ये हड़पेगा। सुनकर भाई ज़ूकिंग की सटक जाती है। ये अपनी सारी पावर को गैदर करते हुए हवा में जंप करता है और कहने लगता है कि मैं वो दूसरा टाइम आने ही नहीं दूंगा और सीधा जाता है और जाते साथ ही अपना मुक्का जड़ने के लिए रेडी था। लेकिन ये बंदा काफी तेजी से भागने लगता है। ज़ूकिंग अपने नीडल से इसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो भी अपने स्वॉर्ड के जरिए से एक शील्ड को बनाता है उसे बार बार स्पिन कराते हुए। लेकिन तभी ज़ूकिंग एक लात मारता है और ये सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। अब यहाँ ज़ूकिंग और इसके बीच में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। ये बंदा कविता के रूप में अपनी बातों को पेश कर रहा था तो ज़ूकिंग उससे कहने लगता है कि जो लैंग्वेज आती है सीधा उसी में बात करो, ज्यादा घुमा के बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों अपने अपने वेपन को निकालकर एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इससे फाइट करते दौरान ज़ूकिंग समझ चुका था कि फर्स्ट पीक के जो टेक्निक्स है ना और जो मूव्स है ये बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन ज़ूकिंग भी प्लानिंग करके आया था। उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बिजी रखने के बाद अपने वेपन को इशारों के साथ पीछे से इसके ऊपर वो हमला करवाता है। अब यहाँ पे ये देखकर इवन की ये बंदा भी थोड़ी देर के लिए ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। लेकिन ज़ूकिंग भी उसके ऊपर एक जोर की लात रखते हुए कहने लगता है कि अगर बात की जाए रूथलेसनेस की ना तो फिर मुझसे बड़ा रूथलेस भी कोई नहीं है। अब यहाँ पे इस बंदे की भी सटक जाती है। वो अपनी 9th रेवोल्यूशन स्वॉर्ड आर्ट का यूज करता है जिसके चलते काफी अमाउंट में जो स्वॉर्ड से ना आसपास उसके चक्कर काटते हुए सीधा ज़ूकिंग के ऊपर टूट पड़ती है। अब तभी ज़ूकिंग अपने बैरियर को बना लेता है लेकिन इसका ये स्वॉर्ड अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके बैरियर को ना इंस्टेंटली ब्रेक कर देता है। अब ज़ूकिंग की सटक जाती है। वो भी अपनी थंडर पावर्स को गैदर करते हुए अपने वेपन को ना बिल्कुल उसके ऊपर तानने के लिए रेडी था। इस
दौरान ये बंदा वापस से कविताओं में बात करना शुरू कर देता है, जो कि इवन के मेरे सर के ऊपर से भी जा रही थी। लेकिन यहाँ वो अपने जायंट से स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन को प्रिपेयर कर लेता है और ज़ूकिंग के ऊपर सीधा उसे चलाने के लिए रेडी था। लेकिन ज़ूकिंग भी यहाँ पर ताई कांग स्वॉर्ड इंटेंट का यूज कर देता है, जो कि उसकी अब तक की सबसे खतरनाक अटैक में से एक है। अब ज़ूकिंग का स्लैश अटैक उस बंदे के जायंट से स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए आसपास की चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि उसका इम्पैक्ट इस बंदे को काफी दूर फेंक देता है और वो बिल्कुल इंस्टेंटली उसके करीब जाकर ना उसके फेस पर ना अपने वेपन से कट लगा देता है। यहाँ पे वो काफी दूर जा गिरता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक 7 पीक के डिसाइपल से हार गया। अब पेट्रिया कहने लगता है कि मास्टर, इसे सबक सिखाना चाहिए, आपको तो अपने वेपन पे पॉइजन का यूज करना चाहिए था। ज़ूकिंग कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब तभी ये बंदा जो कि पिल को लेकर खुद को डिटॉक्सिफाई कराने के लिए सीधा अपने पीक की तरफ दौड़ने लगता है और जाते हुए इतना कहता है कि चिंता मत करो, मैं वापस बदला लेने जरूर आऊंगा। अब ये बात भी वो पोएट्रिक वे में कहता है, साथ ही कुछ और भी वर्ड कहता है जैसे कि पेट्रियार्क डिकोड कर लेता है और कहने लगता है कि मास्टर, इसकी तो जुबान खींच लूंगा मैं, इसने आपको ये वर्ड कैसे बोला, आखिर हम इसे भागने कैसे दे सकते हैं। जिस पे ज़ूकिंग कहता है कि ये भाग सकता भी नहीं। अब तभी वो अपने धर्मा बोर्ड को लेकर ना भाई इसे दौड़ा देता है, हमले करता है, सब कुछ करता है और ये बंदा सोच रहा था कि किससे पाला पड़ गया मेरा। तभी वो यहाँ पे स्वॉर्ड माउंटेन तिलिस्मान का यूज करता है, जो कि एक डिफेंसिव तिलिस्मान ट्रेजर है। इस दौरान अपने धर्मा बोर्ड के जरिए से ज़ूकिंग ने इसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन ये 4 स्वॉर्ड वाली जो बहुत बड़ी सी डिफेंसिव वॉल थी वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन ज़ूकिंग का जो धर्मा बोर्ड का ये अटैक था वो उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए फाइनली इसका छोटा सा एक रे ऑफ लाइट ना इसे हिट हो जाता है। इससे भी ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। अब ज़ूकिंग को वो बहुत बुरा भला कहते हुए यहाँ से उल्टे पैर दौड़ जाता है। लेकिन यहाँ ज़ूकिंग भी अपनी बोट की स्पीड को दौड़ाते हुए ना इसको और ज्यादा दौड़ा देता है। अब यहाँ पे ज़ूकिंग की शिप जितना ज्यादा उसके क्लोज आती जाती है ना, वो बंदा और ज्यादा पैनिक कर जाता है और तभी हड़बड़ाहट में वो अपने सोल क्लस्टर्स का यूज करते हुए कहने लगता है कि मुझे शायद इनका यूज करना ही होगा। अब वो सीधा ज़ूकिंग की तरफ इन्हें थ्रो करते हुए कहने लगता है कि देखो, मैंने अपना हर्जाना दे दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ज़ूकिंग इन्हें कलेक्ट करते हुए कहने लगता है कि ये तो बस इंटरेस्ट है, अब तो मुझे वो सब कुछ वापस लेना है जो कि तुमने मेरे साथ किया है। ये कहते हुए ज़ूकिंग उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे जो पेट्रियार्क था ना वो कहने लगता है कि अब तुझे पता चलेगा कि हमारे मास्टर से ऐसे आड़े टेढ़े लफ्जों में बात करने का नतीजा क्या होता है। तभी वो यहाँ पे ज़ूकिंग को यानी कि अपने मास्टर को आइडिया देता है कि हमें इसे बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाना चाहिए, फुल स्पीड के साथ बढ़ते हुए इसे पकड़ लेना चाहिए। लेकिन ज़ूकिंग कहने लगता है कि इसके पास अभी भी काफी सारे टिलिस्मान ट्रेजर्स मौजूद हैं, मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि आखिर उसके पास क्या क्या है और उसने कितनों को यूज किया है, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर हमला करूंगा। अब यहाँ पे हम देख पाते कि शैडो भी आकर इसे डरा देता है। अब ये भागते भागते पूरा एक दिन बिता चुका था, लेकिन ज़ूकिंग फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। वो तो मस्त यहाँ पर अपनी बुक को रीड करते हुए इसके ऊपर हमले करता रहता है, इसे दौड़ाता रहता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुके थे, लेकिन ये अभी भी इसे दौड़ाया जा रहा था। अब यहाँ पे इसे इतना दौड़ाने के बाद फाइनली ज़ूकिंग डिसाइड करता है कि अब तो इसका खेल खत्म करना होगा और वो यहाँ पर अपने ताइकांग ब्लेड इंटेंट को निकालते साथ ही उसके ऊपर हमला करने चाहता है। लेकिन तभी उसे सामने कुछ और चीज नजर आती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो सी कॉप्स रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं ना, एक नैनसन सोल के 3 ट्राइवल्यूशन, कोई 4th ट्राइवल्यूशन और कोई अर्ली 2 गोल्डन पैलेस कोर की स्टेज पे मौजूद था। और ये तीनों के तीनों यहाँ पे हमारे जो 7 पीक मास्टर हैं उसे चुनौती देने के लिए आए हुए थे, जहाँ पे पीक मास्टर इनके सामने मौजूद था। और तभी ये लोग कहने लगते हैं कि तुझे क्या लगता है कि हम तुझसे डर जाएंगे, तो हमारे 7 कॉप्स को ऐसे चुनौती देगा और हम पीछे हट जाएंगे? कभी नहीं। 7 पीक मास्टर कहने लगते हैं कि बातचीत करने तुम लोग आए थे, हमने तो बस अपनी मामूली सी डिमांड्स रखी, अगर तुम वो भी पूरा नहीं कर सकते तो तुम लोग यहाँ पर हमसे बात करने के भी लायक नहीं। अब 7 ब्लड आइस के जो फर्स्ट पीक है ना, उनके पीक मास्टर भी आ चुके थे और वो यहाँ पर आते साथ ही अपनी 5 ट्राइवल्यूशन ऑफ नैनसन सोल की पावर को अनलीश करते हैं और कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर कोई क्योटिक माहौल क्रिएट करने नहीं आए हैं, अगर बात करनी है तो चुपचाप यहाँ पे बात करो और निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो ज़ूकिंग था ना, वो देखते ही समझ आता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बंदे को निपटाना होगा, इससे पहले कि ये अपने पीक मास्टर्स को बुला पाए। स्पेशली जब यहाँ पे फर्स्ट पीक मास्टर को वो देखता है ना, तो यहाँ पे ज़ूकिंग समझ आता है कि इसे तो भाई खत्म करना ही होगा। तो यहाँ पे वो इमीडिएटली ताइकांग ब्लेड इंटेंट को चला के मारता है। ज़ूकिंग का ये स्वॉर्ड अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि भाई इसकी तो मतलब हालत खराब हो जाती है और ये डर के मारे चिल्ला उठता है। तभी यहाँ जो फर्स्ट पीक मास्टर थे वो आ जाते हैं, आते साथ ही एक मतलब थप्पड़ में इसके स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब यार ज़ूकिंग क्या बंदा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है इसका कौन यहाँ पे क्या उखाड़ लेगा, भाई मैं तो अटैक करके रहूंगा। और यहाँ पे उसकी इसी चुनौती और स्पेशली उसके इस आर्ट को देख करना ये जो पीक मास्टर थे ये खुद भी हैरान थे। और यहाँ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपने हाथ को चेक करते हुए कहने लगते हैं मन में कि यार इतनी कम उम्र में ये अभी से दाओइस्ट आर्ट को इतने अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पा रहा है। यहाँ पे पेट्रियार्क तो डर के मारे छिप जाता है और तभी यहाँ पे जो वो बंदा था ना, वो दौड़ते हुए अपने मास्टर के पैरों में जाके गिर जाता है। उसका मास्टर कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें यहाँ पे मरना है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी वो रोते हुए कहने लगता है कि मास्टर प्लीज बचा लो, ये लड़का ये मुझ पे हमला कर रहा है, ये मुझे मार देना चाहता है, प्लीज मुझे बचा लो। अब यहाँ पे गाइस देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर इस बंदे ने ना ये सारी बातें जो भी शिकायतें की ना ज़ूकिंग के बारे में, ये उसने बिल्कुल नॉर्मल भाषा में कही, जिसके चलते यहाँ पे पीक मास्टर खुद भी हैरान थे कि ऐसा क्या
कैसे हो सकता है? जब से इसने बोलना सीखा है तब से ये पोएटिक भाषा में सब कुछ बोलता आया है, लेकिन आज यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बोल रहा है। अब यहाँ भी वो समझ आता है कि भाई ऐसा कभी नहीं होता है, और अगर आज हुआ है तो मतलब सच में इसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ होगा। और तभी वो ज़ूकिंग की तरफ ना फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए उसके ऊपर अपना सप्रेशन फोर्स डालने लगता है, लेकिन ज़ूकिंग इमीडिएटली अपनी धर्मा बोर्ड पे सवार होकर आसपास बैरियर बनाता है। लेकिन सप्रेशन फोर्स उसे फील हो रहा था इतना ज्यादा कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे उसके जो ब्लड वेसल्स थे ना, ऐसा लगा तो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो सांस तक नहीं ले पा रहा था, इवन कि वो पसीना पसीना हो जाता है। ज़ूकिंग को आज से पहले ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ। तभी यहाँ सडनली यहाँ पे अपने पीक मास्टर की एंट्री होती है, वो कहने लगता है कि ये बच्चों की लड़ाई है तो थोड़ा तमीज से। अब ये सुनते साथ ही भाई फर्स्ट पीक मास्टर ना इमीडिएटली अब इज्जत से पेश आने लगता है, कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बच्चों की लड़ाई में मैं क्या करूंगा, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट बात हो रहा है और तुम यहाँ पे मुंह उठा के चले आए। अब तभी यहाँ पे वो लाइफ लिंकिंग तलिस्मान को यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। एक सिरा यहाँ पे उस बंदे और दूसरा अपने ज़ूकिंग के ऊपर वो लगा देते हैं, ताकि यहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला ना कर पाए, और बताने लगते हैं कि अगर तुम में से कोई एक मरता है ना तो दूसरा भी मर जाएगा। ये तुम दोनों की सजा है कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, पर चिंता मत करो, एक बार तुम जब अपने सेक्टर लौट जाओगे तो ये तलिस्मान अपने आप टूट जाएगा, समझ गए ना, अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे भाई जैसे ही लाइफ लिंकिंग तलिस्मान को देखता है ना पैट्रियार्क, भाई वो खुद को कोसने लगता है कि आखिर मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अरे यार, अब यहाँ पे ज़ूकिंग उस बंदे से पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे वो अपने पोएटिक अंदाज में ना बिल्कुल शायरी वायरी करते हुए अपना नाम बताता है, जो सुन के पैट्रियार्क ज़ूकिंग को बताने लगता है कि असल में मास्टर इस बार इसने क्या बोला ना, ये मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। जिस पे ज़ूकिंग की सटक जाती है, वो निकालता है अपने वेपन को और सीधा इसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे मैं खुद ही निपट लूंगा। और तभी जैसे वो उसके ऊपर हमला करने जाता है ना, सडनली लाइफ लिंकिंग तलिस्मान अपना काम दिखा देता है, और यहाँ पे सेम अटैक ज़ूकिंग की तरफ भी होने लगता है। अब यहाँ पे ज़ूकिंग इमीडिएटली पीछे हट चुका था, और वो समझ आता है कि ये तलिस्मान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब तभी वो यहाँ पर अपनी वो जो टॉप लिस्ट थी ना, जिनमें वो उन लोगों के नाम लिखता है जिन्हें कि उसे निपटाना था, तो उसमें एक इस बंदे का नाम भी वो लिख लेता है, और जिसमें इसका नाम उसने शायर लिखा था। अब तभी यहाँ पे पैट्रियार्क जैसे ही उस स्क्रोल में अपना नाम देखता है ना, तो वो खुद भी हैरान और कहने लगता है कि आखिर मेरा नाम इसमें क्या कर रहा है। अब पैट्रियार्क को पसीने आने लगते हैं, और वो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द उसके लिए कुछ करना होगा, वरना मास्टर मुझे मार सकता है। हाँ मैं कुछ करके ही रहूंगा। अब तभी वो जियान वो वापस से शायरिया करने लगता है, जो सुनकर पैट्रियार्क उसे ट्रांसलेट करते हुए कहता है कि इस बार मैं समझ गया, मास्टर ये कह रहा है कि आखिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन ज़ूकिंग का पूरा ध्यान इस वक्त 7 पीक मास्टर और यहाँ पे जो बाकी सारे सी कॉप्स क्लाइंट के लोग थे ना, इनके ऊपर थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमने एवरनाइट जैसी कमाल की टॉप क्लास की दूंगा को अपने इस चैनल पे एक्सप्लेन किया है, उसका कमाल का ब्रेकडाउन वीडियो बनाया है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, और जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। जाके चेकआउट जरूर करना, और जैसा प्यार अब तक बाकी सीरीज को दिखाते आ रहे हो ना, इसे भी जरूर दिखाना। सो गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।